प्रीति अपनी माँ के कमरे में आई, जो कपड़ों को ठीक से अलमारी में रख रही थी। उसने आकर अपनी माँ को पीछे से पकड़ लिया और बहुत प्यार से उनसे बोली, प्लीज माँ, माफ कर दीजिए ना, आगे से भाईसा से ऐसे बात कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। गंगा गुस्से में प्रीति को खुद से दूर करके बोली, ऐसे वादे मत किया कर प्रीति, जो तू निभा न सके। रात वादे करती है और सुबह उठते ही भूल जाती है। प्रीति मुंह बनाकर बोली, नहीं माँ, इस बार मैं पक्का अपना वादा निभाऊंगी। मैं सच में भाईसा और ताईसा से बदतमीजी नहीं करूंगी। और आज भी मैंने नहीं, भाईसा ने ही शुरुआत की थी। उन्होंने पारो को बहुत सुनाया, बस इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। पर मुझे नहीं पता था कि ताईसा ये सब तमाशा कर देगी। गंगा गुस्से में बोली, चुप, एकदम चुप। अब अपना मुंह बंद रखना। बहुत ज्यादा मुंह चलता है तेरा। बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं करती है तू। जो बात तेरे दिल में आती है, बिना सोचे समझे बोल देती है। वही करती है जो तुझे करना होता है। ये भी नहीं सोचती कि तेरी कौन सी बात कहाँ किसके दिल पर लगेगी और तेरे किए का क्या अंजाम होगा, बस कह देती है। कल भी तूने ठाकुर साहब को थप्पड़ मार दिया, पर मैं तुझे बता रही हूँ प्रीति कि ठाकुर साहब इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चुपचाप यहाँ से चले जरूर गए हैं, पर मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि ठाकुर भानु प्रताप के नाम के आगे लगा ये ठाकुर शब्द का ठप्पा उन्हें ये अपमान चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने देगा और वो जरूर लौटेंगे, बहुत बड़े तूफान के साथ। और मुझे बस यही डर है कि कहीं ये तूफान मेरी लाड़ों की सारी खुशियाँ, सारे सपने बहाकर न ले जाए। इतना कहकर गंगा बैग पर बैठकर रोने लगी। प्रीति उनके पास बैठी और बोली, माँ, कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी कोई सूखा पता नहीं है जो कोई तूफान आएगा और उसकी खुशियाँ बहाकर आपने साथ ले जाए। आपकी बेटी जमीन में गड़ी हुई उस विशाल पेड़ की जड़ है जो दूर दूर तक फैली हुई होती है, जिसे बड़े सा बड़ा तूफान भी जमीन से अलग नहीं कर सकता। मेरे बाबा सा ने मुझे सिखाया है कि जुर्म करने वालों से ज्यादा जुर्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। कल अगर मैंने ठाकुर साहब को थप्पड़ नहीं मारा होता तो आज उनकी हिम्मत और बढ़ जाती। और रही बात भाईसा की, तो मैं मानती हूँ कि आज गलत मैं थी। मुझे भाईसा से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे जो कहा गलत नहीं था, बस उनकी बात कहने का तरीका गलत था, इसलिए मैंने उन्हें पलटकर जवाब दे दिया। पर माँ, मैं आगे से भाईसा से ऐसे बात नहीं करूँगी। इस बार सच्चा वाला प्रॉमिस। प्लीज अब तो माफ कर दीजिए, प्लीज। प्रीति बच्चों की तरह मुंह बनाकर और कान पकड़कर बोली। गंगा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रीति भी मुस्कुराने लगी और अपनी माँ को गले लगाकर बोली, माँ, आपकी लाड़ो सिर्फ आपके लिए लाड़ो है, पर अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए आप मेरी इतनी फिक्र मत किया कीजिए। मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने साथ कभी कुछ गलत होने ही दूंगी। और रही बात उस ठाकुर भानु प्रताप की, तो आपको उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गंगा ने बहुत प्यार से प्रीति के गाल को छुआ और बोली, प्रीति, मैं और तेरे बाबा सा तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है तेरी खुशी। जब तक तेरा ब्याह किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं हो जाता जो तेरा हमसे भी ज्यादा ख्याल रखे और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार करे, हमें तेरी फिक्र होती रहेगी। तो फिर आपको मेरी फिक्र जिंदगी भर करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे आप दोनों से ज्यादा प्यार करे। प्रीति के इतना कहते ही गंगा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं लाड़ो, मेरा दिल कहता है कि ठाकुर जी ने तेरे लिए कोई ना कोई
ऐसा जरूर बनाया है जो तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा, और वो बहुत जल्द मेरी लाड़ो को ब्याह के अपने साथ ले जाएगा। प्रीति मुंह बनाकर बोली, अगर आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बाबा सा कहाँ है? गंगा कमरे से जाते हुए बोली, तेरे बाबा सा धनीराम से गेहूं की बोरियों का हिसाब करवाने गए हैं, बस आते ही होंगे। इतना कहकर गंगा चली गई। उनके जाते ही प्रीति ने बच्चों की तरह मुंह बनाया और अपनी कठपुतली उठाकर बेड पर लेट गई। उसने कठपुतली को चूमा और फिर उसे सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर आदित्य गेस्ट हाउस के अपने कमरे में बैठा अपनी गन को कपड़े से साफ कर रहा था। तभी गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक नौकर चंदू वहां आकर बोला, साहब आपसे सुमेर भाई साहब मिलने आए हैं। आदित्य बंदूक साफ करते हुए बोला, अंदर भेज दो। जी साहब, इतना कहकर चंदू वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद सुमेर भैरव के साथ वहां आया। खम्मा घही आदित्य साहब। आदित्य ने उसके खम्मा घही का कोई जवाब नहीं दिया। सुमेर और भैरव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य ने बंदूक को फूंक मारकर साफ किया और पूछा, 2 दिन हो गए हैं। आई होप तुमने जमीन के सौदे के बारे में हवेली वालों से बात कर ली होगी। सुमेर 2 पल सोचकर बोला, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक हवेली में किसी से बात नहीं कर पाया हूँ, पर फिक्र मत करिए आदित्य साहब, आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। मैंने आपसे जो वादा किया है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कहा, लगता तो नहीं है। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, भरोसा रखिए आदित्य साहब, सौदे करना ही मेरा काम है। आपने मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया है और 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। ये जमीन आपको मिल जाएगी। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे अपनी बंदूक में ऑयल डाला और बोला, टेबल पर 5 लाख रुपए पड़े हैं, एडवांस समझकर उठा लो, शायद मेरा काम जल्दी कर सको। आदित्य के इतना कहते ही सुमेर और भैरव ने तुरंत टेबल की ओर देखा। टेबल पर 2000 के नोटों की 2 गड्डी और 500 के नोटों की 2 गड्डी रखी हुई थी। भैरव उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि सुमेर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रुपए ना उठाने का इशारा किया और आदित्य की ओर देखकर बोला, माफी चाहता हूँ आदित्य साहब, पर जब तक मैं आपका काम कर नहीं देता आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। चलता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे। जमीन के पेपर्स के साथ खम्मा घड़ी। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। भैरव भी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। उनके जाते ही आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा और फिर सोच में पड़ गया। उसने गन हाथ में ली और खिड़की की ओर बढ़ा। सुमेर के गेस्ट हाउस से बाहर आते ही भैरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और पूछा, तू पागल हो गया है जो तूने हाथ में आई हुई लक्ष्मी को न कह दिया? सुमेर उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोला, भैरव तू बहुत अच्छे से जानता है कि ये जमीन प्रीति की है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। प्रीति को धोखा देना मेरे लिए आसान काम नहीं है। प्यार करता हूँ मैं उससे। ये सुनकर भैरव गुस्से में भड़का, सुमेर तू प्रीति के प्यार में बावला हो गया है जो इतना बड़ा सौदा करवाने से पहले सोच रहा है। एक बार प्रीति को साइड में रखकर सोच तो सही। आदित्य बाबू हमें मुंह मांगा कमीशन देने के लिए तैयार है। हम लाखों कमाएंगे इस डील से। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है। अगर तू चाहे तो प्लीज मेरे भाई मान जा। तेरे लिए ये जमीन आदित्य बाबू को दिलवाना चुटकियों का खेल है। जानता हूँ, पर प्रीति को धोखा कैसे दूं यार। सुमेर के इतना कहते ही भैरव ने उसे समझाया, तुझे प्रीति को धोखा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता है जिससे ये जमीन
आदित्य बाबू की हो जाएगी और प्रीति को पता भी नहीं चलेगा कि ये सौदा तूने करवाया है। सुमेर उसे हैरानी से देखने लगा। भैरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रास्ते में बताता हूँ। इतना कहकर भैरव सुमेर को जीप में बैठाकर वहां से ले गया। उनके जाते ही खिड़की के पास खड़ा आदित्य उनकी बातें सुनकर खुद से बोला, लगता है सुमेर पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी है। मुझे नहीं लगता कि सुमेर मुझे ये जमीन दिलवा पाएगा। अब मुझे खुद की इस जमीन को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस जमीन के पेपर्स लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ये मेरी जमीन है और अब मैं अपनी हर चीज हवेली वालों से लेकर ही रहूंगा। दूसरी ओर विक्रांत और केसर दोनों ठाकुर भानु प्रताप की हवेली में पहुंचे तो घर के नौकर ने उन्हें देखते ही कहा, खम्माघड़ी हुकुम, आइए बैठिए। विक्रांत और केसर अंदर आए तो नौकर फिर से उनके पास आया और बोला, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर ठाकुर साहब से कहो कि हम आए हैं। विक्रांत के इतना कहते ही नौकर सिर झुकाकर बोला, पर हुकुम तो हवेली में नहीं है। ये सुनकर विक्रांत उठकर खड़ा हो गया तो केसर भी उठी और उसने नौकर से कहा, कोई बात नहीं, सुमित्रा बाई सा तो हवेली में होगी ना, उन्हें बताइए कि हम मिलने आए हैं। नौकर सिर झुकाए बोला, नहीं, हुकुम तो दूसरे गांव किसी काम से गए हैं, कल लौटेंगे, और मांझी सा वो भी घर पर ना है। विक्रांत और केसर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। विक्रांत गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला गया तो केसर ने नौकर से कहा, हुकुम आए तो उनसे कहिएगा कि हम मिलने आए थे, बहुत जरूरी काम है, हमें फोन करे। जी। नौकर के इतना कहते ही केसर वहां से जाने लगी। उन्हें जाते देख ऊपर खड़ी सुमित्रा ने भानु से पूछा, भानु, आप विक्रांत और उनकी मां सास से मिले क्यों नहीं? माखन से झूठ क्यों बुलवाया आपने? भानु उनकी ओर देखकर बोला, मां सा, हम जानते हैं कि विक्रांत और उसकी मां सा यहाँ क्यों आई थी, पर फिलहाल हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में हम विक्रांत को नहीं बता सकते। सुमित्रा ने तुरंत हैरानी से पूछा, क्या करने जा रहे हैं आप? किसी का खून? भानु ने जवाब दिया। सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भानु से कुछ कह पाती उसके पहले ही भानु अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा परेशान होकर वही सोफे पर बैठ गई। भानु ने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो विक्रांत और केसर अपनी जीप में बैठकर जा रहे थे। उन्हें जाते देख भानु तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोले, प्रीति जैसी लड़की को पैरों पर लाने के लिए सबसे पहले उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत को दूर करना होगा, और जहां तक हमें पता है उसके बाबा साहब उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी, इसलिए हमें उन पर ही वार करना होगा। पर अगर हमने हमारे इस प्लान में विक्रांत ठाकुर को शामिल किया तो हम कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इसलिए विक्रांत, अब हम आपसे प्रीति से शादी के लिए हाँ करवा कर ही मिलेंगे। दूसरी ओर प्रीति अपने दादा सा की पैकिंग में मदद कर रही थी। उसने सूटकेस में कपड़े रखते हुए कहा, दादा सा, वहाँ बहुत ठंड होगी, वहाँ कभी भी बर्फ पड़ने लगती है, इसलिए गर्म कपड़े हमेशा साथ ही रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही रहिएगा। मैं आपके लिए दिल्ली से जो गर्म कपड़े लाई थी वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। उसकी बातें सुनकर सुखदेव मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तू ऐसे ही मेरी चिंता कर रही है। तेरे दादा सा की उम्र भले ही हो गई हो, पर अभी भी 4 पहलवानों को एक साथ पटकने का दमखम रखते हैं और अपना ख्याल भी खुद रख सकते हैं, इसलिए तू मेरी चिंता मत कर बेटा। प्रीति मुंह बनाकर बोली, अरे आपकी चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अब आप
मेरी बात ध्यान से सुनिए दादा सा, मैं आपके लिए दिल्ली से ठंड में पहनने वाली इन लेकर आई हूँ। बहुत गर्म होती है, पहले उसे पहनिएगा और फिर ऊपर आपको जो भी पहनाना हो वो पहनिएगा और फिर ऊपर से स्वेटर पहन लीजिएगा। ये कुछ टोपे, हाथ के मोजे और पैर के मोजे है और ये रेनकोट भी रखा है। वहाँ अचानक से कभी भी बारिश हो जाती है। और हाँ, चढ़ाई करने से पहले एक बार हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपका फ़ोन काम नहीं करेगा और माँ आपके खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें बना रही है। खुद भी खाएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। प्रीति की बातें सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगे। तभी अचानक प्रीति को कुछ याद आया और उसने अपने हाथ की हथेली अपने ही माथे पर मारी। है भगवान, मैं आपके लिए बिस्किट्स लाना तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्रीति भागती हुई वहां से चली गई। सुखदेव उसे पुकारते हुए बोले, प्रीतु बेटा मेरी बात तो सुन। पर प्रीति चली गई थी। सुखदेव मुस्कुराते हुए अपना बाकी सामान बैग में रखने लगे। इधर विक्रांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और केसर भी परेशान कुछ सोच रही थी। तभी विक्रांत बोला, माँ सा, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अगर प्रीति की शादी ठाकुर साहब से न होकर किसी और से हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। काका सा, सब कुछ प्रीति के पति के हाथों में सौंप देंगे। उसकी बातों से केसर की परेशानी और बढ़ गई। वो 2 पल सोचकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। अगर प्रीति ने ठाकुर साहब से शादी नहीं की तो मैं उसकी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। उसे उसकी जिंदगी का वो सच बताऊंगी कि हमारे सामने खड़ा होना तो दूर की बात, वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को भी नहीं देख पाएगी। रंग बहुत पसंद है न उसे, तो उसकी जिंदगी से अगर सारे रंग पल भर में ना छीन लिए तो मेरा नाम भी केसर नहीं। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं माँ सा, किस सच की बात कर रही है आप? केसर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा सच जो प्रीति की सारी जिंदगी बदल कर रख देगा, पर फिलहाल मैं तुझे वो सच नहीं बता सकती। तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक हम ठाकुर साहब को जरिया बनाकर जगदीश से हमारा हक चाहते थे, पर अब प्रीति खुद हमें अपना हक देगी। उस लड़की के बहुत पर निकल आए हैं, उसके परों को काट कर उसे जमीन पर लाकर पटकना है मुझे, और इस बार कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। केसर ने इतना कहा ही था कि विक्रांत ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। केसर ने तुरंत विक्रांत की ओर देखा, जो सामने देख रहा था, क्योंकि आदित्य उसकी गाड़ी के ठीक सामने अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। केसर ने भी उसकी ओर देखा। जीप की आवाज इतनी तेज थी कि पास ही दुकान पर बिस्किट खरीद रही प्रीति ने तुरंत पलटकर उस ओर देखा। उसने विक्रांत को देखते ही जल्दी से दुकानदार को रोक के देते हुए कहा, ये लीजिए काका सा। इतना कहकर प्रीति ने बिस्किट के पैकेट लिए और जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गई। विक्रांत तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने आदित्य से पूछा, क्या हुआ आदित्य साहब, आपने यूं अचानक से मेरी जीप के सामने आकर अपनी जीप क्यों रोकी? आदित्य अपने ग्लासेस निकालकर गाड़ी से बाहर आया। केसर भी गाड़ी से बाहर आने लगी तो विक्रांत ने फिर से पूछा, बात क्या है आदित्य साहब? आदित्य उसकी आंखों में देखकर अकड़ के साथ बोला, गांव के बाहर तुम्हारे परिवार की एक जमीन है जो शायद तुम्हारी बहन के नाम पर है, मुझे वो जमीन चाहिए। आदित्य के इतना कहते ही विक्रांत और केसर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रीति भी आदित्य की ये बात सुनकर दंग रह गई। विक्रांत गुस्से में कुछ कहने ही जा रहा था कि आदित्य बोला, कीमत जो तुम चाहो।
मैं उस जमीन की दोगुनी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। विक्रांत एकटक उसे देखने लगा तो आदित्य उसके जवाब का इंतजार करने लगा। विक्रांत 2 कदम उसकी ओर बढ़ा और बोला, माफ कीजिएगा आदित्य साहब, पर वो जमीन बिकाऊ नहीं है, इसलिए आप दोगुनी तो क्या 4 गुनी कीमत भी उस जमीन की देंगे तो भी हम आपको वो जमीन नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आपको इस गांव में कोई और जमीन चाहिए तो बस उस जमीन पर चलकर खड़े हो जाए। वादा करता हूँ 2 मिनट में वो जमीन आपकी हो जाएगी, पर ये जमीन मेरी बहन प्रीति की है, जो मेरे दादा साहब उसकी शादी में उसके दूल्हे को दहेज में देने वाले हैं, इसलिए उस जमीन को खरीदने का इरादा अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो कीमत मैं तुम्हें उस जमीन की दे रहा हूँ वो और कोई नहीं देगा, इसलिए इस सौदे के बारे में एक बार जरूर सोचना। मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटों बाद भी मेरा जवाब यही होगा, और वैसे भी ये जमीन मेरी नहीं है, इसलिए मेरे सोचने से कोई फायदा भी नहीं होगा है। इस जमीन को लेकर कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरे दादा सा का है, और दादा सा ये जमीन किसी भी कीमत पर आपको नहीं बेचेंगे, इसलिए मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलता हूँ। खम्मा घड़ी, विक्रांत ने हाथ जोड़कर आदित्य से कहा और केसर की ओर देखकर बोला, चलिए मासा। इतना कहकर विक्रांत अपनी जीप की ओर बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर आदित्य को देखने लगा। आदित्य भी खड़ा उसे घूर रहा था। विक्रांत ने केसर के बैठते ही अपनी जीप फिर से स्टार्ट की और जीप पीछे लेकर आदित्य की जीप के करीब से निकल गया। आदित्य पलटकर विक्रांत की जीप को जाते देख ही रहा था कि तभी प्रीति ने वहां आकर पूछा, खुद को समझते क्या है आप? प्रीति की आवाज सुनकर आदित्य ने पलटकर प्रीति की ओर देखा, जो उसे ही घूर रही थी। लेखिका कविता वर्मा।